तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की जो कहानी है, उस कहानी को सुनने के बाद शायद आप में से बहुत सारे लोग यकीन नहीं करें कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये हुआ है। इत्तेफाक से 2 दिन बाद 15 अगस्त, आज़ादी का दिन, और आज से शुरू हो चुका है हर घर तिरंगा। ये कहानी आज़ादी के 15 साल बाद की है। 1947 में हम आज़ाद हुए और 1962 की कहानी। और ये कहानी के 2 पार्ट हैं। एक कहानी जब ये शुरू होती है तब तक भारत और चीन के बीच जंग शुरू नहीं हुई, उसके बाद भारत चीन के बीच युद्ध भी है। 1962 की कहानी है। आज़ादी के 15 साल के बाद हमारी जो खुफिया विभाग है उन्हें कुछ जानकारी मिलती है। जानकारी ये मिलती है कि इंडिया की कई इससे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे चूंकि राजशाही तो खत्म हो गई थी जब देश आज़ाद हुआ, सारे सूबों को, सारी रियासत को, सारे राज्य रजवाड़ों को मिला लिया गया था और उनको एक वजीफा मिलता था। तो इंटेलिजेंस को खबर मिली कि ऐसे कई स्टेट्स के ऐसे राजा हैं जो अपने पास हथियार रख रहे हैं और बाकायदा उनको ये जो हथियार दिया जा रहा है वो सब स्मगलिंग का है, विदेशी हथियार है। हथियार, गोली, गोला बारूद। अब अलग अलग स्टेट्स के ऐसे इन शाही खानदान के लोगों को हथियार खरीदने की क्या जरूरत है और इन्हें कौन दे रहा है, इसके ऊपर जांच शुरू हुई। जांच करते करते आखिरकार कुछ सुराग मिलता है और इसी सुराग के बाद 20 सितंबर 1962 को एक खुफिया विभाग और पुलिस की टीम दिल्ली के 5 सितारा अशोका होटल में छापा मारती है। अशोका होटल बहुत फेमस है, सरकारी होटल है। तो वहां छापा मारती है। एक कमरे के बारे में रूम नंबर खासतौर पर उनके पास था और उसी रूम नंबर में वो जाकर दबिश देते हैं। तो वहां पे एक शख्स ठहरा हुआ था, उसका नाम था डैनियल हेली वेलकॉट, एक अमेरिकन सिटीजन और एक रईस आदमी। तो उसके कमरे में जाकर तलाशी ली जाती है। जब तलाशी ली जाती है तो वहां से एक बंदूक मिलता है, बॉक्स मिलता है और उस बॉक्स के अंदर 766 कारतूस बरामद होते हैं। अब एक 5 सितारा होटल के अंदर एक अमेरिकी नागरिक के कमरे से एक बक्से में 766 गोलियां। मामला गंभीर था। पुलिस उसे हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू करती है। और इसके बाद अब पुलिस उसे अपने साथ पूछताछ के बाद सफदरजंग एयरपोर्ट ले जाती है। सफदरजंग एयरपोर्ट पर इस शख्स का, इस अमेरिकी सिटीजन का जिसका नाम डैनियल हेली था, उसका अपना एक प्राइवेट प्लेन खड़ा हुआ था। और ये जो प्लेन था इसका नाम था पाइपर अपाचे, एक 4 सीटर प्लेन। ये सफदरजंग एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था। पुलिस की टीम उसे लेकर जाती है, उस प्लेन की भी अब तलाशी लेती है। और जब उस प्लेन की तलाशी लेती है तो वहां से उसको 40 और बॉक्स मिलते हैं और हर बक्से में लगभग 250 कारतूस थे, तो 1000 कारतूस। तो होटल से 766 और सफदरजंग एयरपोर्ट पे खड़े एक प्राइवेट प्लेन के अंदर से 1000 कारतूस 4 बक्सों में। आर्म्स एक्ट का मामला बनता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है, अदालत में पेश करती है और फिर उसे तिहाड़ भेज दिया जाता है। अब वो तिहाड़ पहुंच जाता है। तिहाड़ में रहता है। आदमी बड़ा था, रसूख वाला था, पैसे वाला था, लेकिन इतना संगीन इल्जाम होने के बावजूद कुछ ही महीनों बाद उसे जमानत मिल जाती है। अब वो जमानत पर बाहर आ जाता है। लेकिन ये तो आर्म्स एक्ट में उसे जमानत मिली, उसके ऊपर एक और इल्जाम था। एक भारतीय कंपनी, टाटा जैसी कंपनी, उसका 60,000 रुपए बकाया था, 60,000। अब ये कहा गया कि आप इस कंपनी के 60,000 बकाया दें तभी आप इंडिया छोड़कर जा सकते हैं। तो आर्म्स एक्ट में तो उसे जमानत मिल गई, उसने जो शर्तें रखी, लेकिन 60,000 रुपीज टाटा को देना है और वो अभी दे नहीं रहा। अब इधर पुलिस लगातार लगी हुई है, बेल पे बाहर है, लेकिन उसे ये भी पता है कि ज्यादा दिन तक वो नहीं रह सकता, फिर बेल कैंसिल होगी, जेल जाना पड़ेगा तिहाड़। क्या करे? अब इधर पुलिस भी कोशिश कर रही है कि उसका जो बेल है वो खारिज कराए और दूसरा नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट ले ले। तो उसे इस चीज की भी जानकारी थी। तो क्या किया जाए? इस चक्कर में एक रोज उसे लगता है कि यहां से भागना ही ठीक है। तो बेल पे आने के बाद वाघा के रास्ते, जो वाघा बॉर्डर है अपना इंडिया पाकिस्तान का, वहां से पाकिस्तान भागने की कोशिश करता है, लेकिन बॉर्डर पे पकड़ा जाता है। उसे वापस लाया जाता है। वापस लाने के बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाता है। अब जब कोर्ट में उसे पेश किया जाता है तो एक तो बेल पे बाहर आया, ऊपर से अब पाकिस्तान भाग रहा है और अब और भी संगीन इल्जाम। तो अदालत में उसे मालूम है कि अब सजा कड़ी मिलेगी। लेकिन नसीब देखिए उसका कि उसी वक्त इंडिया और चीन के बीच जंग जारी थी, भारत और चीन युद्ध 1962 का फेमस।
तो जब इसको अदालत में पेश किया गया तो इसने कहा जज से कि जंग जारी है इंडिया और चीन के बीच में, मेरे कई प्लेन हैं, आप चाहें तो भारत, चाहे तो भारतीय सेना, चाहे तो मेरे इन जहाज़ों का इस्तेमाल जंग में कर सकती है। अब एक अमेरिकी नागरिक ऐसा ऑफर दे रहा है और जंग में उस वक्त हमारी हालत खस्ता थी, हम चीन से हारे भी थे, तो उन्हें लगा कि चलो ये तो देश हित में है, तो उसके इस ऑफर को कबूल कर लिया गया। बदले में ये हुआ कि ठीक है, तुमने जितने दिन जेल में काटे थे आर्म्स एक्ट में, उतने ही सजा अब तुम्हें होगी, उससे बरी कर दिया जाता है, लेकिन तुमको जो 60,000 रुपये बकाया है टाटा कंपनी के वो चुकाने हैं, उसके बाद तुम आजाद हो। अब अपने प्लेन के नाम पर उसने ये सारा तो कर लिया, अब 60,000 देना था, वो उसका इंतजाम कर रहा था, लेकिन उसे मालूम था कि ये होगा नहीं, कुछ अड़चने थी। अब इस प्लेन से जो पाइपर अपाचे सफदरजंग एयरपोर्ट पे खड़ा था, जिसके अंदर से 1000 कारतूस मिली थी, वो सफदरजंग एयरपोर्ट पर जब्त करके पुलिस ने वहीं पे हैंगर में रखा हुआ था। तो जब इसको दोबारा बेल मिला जेल से आने के बाद तिहाड़ से, तो इसने एक अर्जी लगाई कोर्ट में, उसने कहा कि मेरा जो जहाज है प्राइवेट, वो यूं खड़े खड़े खराब हो जाएगा, उसके इंजन खराब हो जाएंगे, उसको डेली एक बार इंजन को चालू करना जरूरी है, और डेली हम चालू नहीं करेंगे तो फिर वो बेकार हो जाएगा, जंग लग जाएगा, तो हमें इंजन को डेली एक बार चालू करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने टेक्निकल एक्सपर्ट से राय ली, उसके बाद बोला कि हाँ, इस इंजन को चालू करना जरूरी है। तो फिर ये फैसला सुनाया कि ठीक है, डेली तुम सुबह 6 बजे सफदरजंग एयरपोर्ट पुलिस की कस्टडी में जाओगे, पुलिस वाला वहां एक मौजूद रहेगा, और तुम अपने प्लेन के इंजन को चालू करना और फिर वापस आ जाना, क्योंकि वो निगरानी में था, अभी भी बेल आउट था, टाटा को उसने पैसे नहीं दिए थे। तो ये सिलसिला चलता रहा और वो डेली जाता हफ्तों तक और जाकर अपना इंजन उसमें फ्यूल डालता और इंजन स्टार्ट करता, फिर थोड़ी देर के बाद निकल लेता। अब रूटीन में जब शामिल हो गया, जो पुलिस वाला साथ होता है वो भी देखता है कि इसका रूटीन आता है, प्लेन स्टार्ट करता है फिर वापस चला जाता है, तो फिर आप धीरे 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 थोड़े लापरवाह होते जाते हैं, और यही इसका ट्रिक था। ये सब करता रहा। उसके बाद अचानक 23 सितंबर 1963 की बात है, अब 23 सितंबर 1963 ये फिर जाता है सफदरजंग, एक कांस्टेबल इसके साथ, वो उस दिन फ्यूल भरवाता है, इंजन स्टार्ट करता है, और इंजन स्टार्ट करने के बाद इस बार प्लेन को थोड़ा सा, कभी कभी थोड़ा सा ये चलाता था, लेकिन ग्राउंड पे ही फिर वापस ले आता था। उस दिन इंजन स्टार्ट करता है। इंजन स्टार्ट करने के बाद 23 सितंबर 1963 की बात है, वो रनवे पे प्लेन को ले जाता है, और इसके बाद प्लेन स्पीड पकड़ती है। अब पीछे जो पुलिस वाला था, जो डेली उसके साथ ड्यूटी पे आता था, वो देखता था कि अचानक उसने देखा कि प्लेन तो स्पीड पकड़ रही है, रनवे पे दौड़ है। अब वो पीछे भागता है, लेकिन एक इंसान और एक प्लेन गति में कहाँ वो उसको मार देगा, और उसके सामने देखते ही देखते अपाचे, ये जो पाइपर अपाचे प्लेन, ये सीधे टेक ऑफ कर लेता है सफदरजंग एयरपोर्ट से। ट्रायल के नाम पर, इंजन खराब ना हो चालू करने के नाम पर डैनियल हेली का ये प्लान था, और उस दिन 23 सितंबर 1963 को उसने वही किया। अब इसने प्लेन उड़ा लिया सफदरजंग एयरपोर्ट के ऊपर से। अब थोड़ी देर के बाद इस प्लेन ने अपना रुख किया दिल्ली की तिहाड़ जेल की तरफ। सफदरजंग से दिल्ली तिहाड़ जेल की दूरी अगर हम देखें तो शायद मुश्किल से 10 या 12 किलोमीटर है। तो वहां से उड़ता है और सीधे प्लेन को तिहाड़ की तरफ मोड़ देता है। इधर तब तक कांस्टेबल बदहवास भागता है, सफदरजंग एयरपोर्ट के मुलाजिमों को, एटीसी को इन्फॉर्म करता है ये शख्स है जो ट्रायल के नाम पर प्लेन ले उड़ा। और उधर वो प्लेन हवा में और तिहाड़ के ऊपर 3 चक्कर ये प्लेन काटता है, और हर चक्कर में प्लेन में ऊपर से नीचे कुछ बारिश होती है, सामान गिरता है, सामानों की बारिश। और वो सामान क्या था? चॉकलेट, स्विस चॉकलेट और सिगरेट। जितने भी प्लेन में उसने सामान रखे हुए थे, ये सिगरेट और चॉकलेट, उसने 3 राउंड मारने के बाद तिहाड़ के खुले आसमान से वो सारी चीजें नीचे गिराई, और उसके बाद अब प्लेन का डायरेक्शन जो है वो सीधे उसने वहां से पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ घुमा दिया। इस दौरान में अब लोगों को तब तक पता चला, 2 फाइटर प्लेन भी उसके पीछे, कहा गया कि जाओ भाई भागो पकड़ो, लेकिन देर हो चुकी थी। तब तक पाइपर अपाचे भारत की सरहद को क्रॉस कर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो चुका था। पाकिस्तान जाकर वो पाकिस्तान की प्लेन, अपने प्लेन को लैंड करता है, वहां के लोगों से बात करता है और वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और फिर कहता है कि मैं भारत की लाल फीताशाही, जो उसके खिलाफ मेरा कोई जुर्म नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ के रखा
और इसलिए मुझे ऐसे भागना पड़ा। ये उसने इल्जाम लगाया। अब सवाल यह है कि ये बंदा कौन था, डैनियल हेली बेलकॉट। तिहाड़ पे इसने क्यों सिगरेट गिराए और तिहाड़ से क्यों इसने चॉकलेट बरसाए और इंडिया में क्यों आया? तो पूरी कहानी ये है कि ये जो डैनियल हेली बेलकॉट है, ये अमेरिका का रहने वाला था। टेक्सास में पैदा हुआ था, एक अमीर घराने में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इसने अमेरिकी नेवी को ज्वाइन किया और वहां का काम किया काफी। और जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो उसके बाद फिर ये सैन फ्रांसिस्को पहुंचा, वहां एक अमीर लड़की से शादी की, पैसे खूब थे। फिर इसने अपनी एक कंपनी शुरू की, एक एयरलाइंस की कंपनी, और उसका नाम रखा ट्रांस अटलांटिक एयरलाइंस। हालांकि इस कंपनी के जरिए कहते हैं कि ये ज्यादातर रिफ्यूजी को इधर से उधर लाने ले जाने का काम करते थे, इसके एयरलाइंस। फिर बाद में इल्जाम लगा कि ये जो कीमती जानवर होते हैं उनका भी इसने स्मगलिंग उनकी शुरू कर दी। पर इसका ये अपना ट्रांस अटलांटिक एयरलाइंस चलता रहा। अब भारत से कैसे जुड़ा? इत्तेफाक की बात है कि 1962 के शुरू में ट्रांस अटलांटिक एयरवेज और अपने यहाँ थी एयर इंडिया। तो एयर इंडिया ने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। इसके पास चूंकि कार्गो प्लेन काफी थे हेली के पास, तो उससे कहा गया कि अफगानिस्तान में कुछ रेलवे का काम चल रहा था और बहुत सारे रेलवे के कार्गो और ये सारी चीजें अफगानिस्तान और भारत आना जाना था। तो उसके लिए कार्गो प्लेन की जरूरत थी मशीनों के लिए। तो बहुत सारे ऐसी एयरलाइंस कंपनियों को ठेका दिया गया, उनमें से एक थी ट्रांस अटलांटिक एयरवेज। इसको भी एयर इंडिया ने ठेका दिया। अब ये प्लेन जो है रेलवे के सारे कार्गो ढोने में लग गए इसके। इस चक्कर में बिजनेस था, डील हुई थी, तो ये इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद दिल्ली में कुछ वक्त रहा, बड़े बड़े लोगों से दोस्ती की, 5 स्टार होटल में रुकता था। यहीं आने के बाद फिर इसे पता चला कि कुछ राजा महाराजा हैं जिनसे मिला था, उन्हें हथियारों की जरूरत है। तो ये वैसे भी जानवरों उसकी स्मगलिंग करता था। फिर इसने घड़ियों की, सोने की, हथियारों की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी। और उसी वक्त ये जानकारी मिली कि एक राजा महाराजाओं के पास कोई हथियार बेच रहा है। जब जांच हुई तो फिर हेली का नाम आया और फिर अशोका होटल में छापा पड़ा। फिर उसके प्लेन से बाकी चीजें मिली, फिर वो जेल गया, फिर बेल मिला, फिर उसके बाद वो भागते हुए पकड़ा गया, फिर जेल गया। और इस जेल में रहने के दौरान तिहाड़ में उसकी बड़ी दोस्ती हुई बहुत सारे लोगों से, और उन दोस्तों से उसने कहा था मैं बाहर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। और वही एहसान उसने दोस्ती चुकाने के लिए, जब ये सफदरजंग एयरपोर्ट से 23 सितंबर को प्लेन लेकर उड़ा, तो उससे पहले उसने प्लेन में सारे सामान धीरे धीरे रख लिए थे, चॉकलेट और सिगरेट्स। और उसने अपने उन दोस्तों के लिए तिहाड़ के ऊपर से वो सारी चीजें बरसाई। तिहाड़ के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार था कि तिहाड़ के ऊपर उस जमाने में, अब तो खैर मुश्किल है क्योंकि एयर जोन पूरा नो फ्लाइंग जोन जो है वो सब कुछ है, लेकिन वहां उड़ा, चॉकलेट और सिगरेट की बारिश हुई, कैदियों में खुशियां थी, खूब लूटा उन्होंने। तो ये उसने उसके लिए किया था। अब खैर वो यहां से भागकर पाकिस्तान चला गया। फिर पाकिस्तान से वो निकल गया लंदन और इधर उधर कहीं कहीं वो अपना लगा रहा काम। धीरे धीरे अब उसने स्मगलिंग का ही धंधा शुरू कर दिया था। तिहाड़ में उसकी एक दोस्ती एक और अमेरिकन से हुई थी। दोनों ने मिलकर फिर स्विस घड़ियां, गोल्ड, इन सब की स्मगलिंग करनी शुरू कर दी और इसका अपना धंधा चलता रहा। लेकिन अब ये इंडिया से भागा था, इंडिया का भगोड़ा था, इंडिया इसकी तलाश में थी। धीरे धीरे वक्त बीता। 1964, अब 1 साल बाद हो गया इसको, 1 साल हो गया। 1960 में ये भागा था। 1964 8 जून की तारीख आती। 8 जून को 1964 में पाकिस्तान के कराची से एक प्राइवेट एयरलाइंस उड़ान भरता है। उसमें 2 लोग थे, पायलट और को पायलट। पायलट का नाम था कैप्टन मैकलिस्टर और को पायलट का नाम था पीटर जॉन फिल्बी। इन दोनों को ईरान जाना था, लेकिन पाकिस्तान से उड़ान भरते ही कराची में ईरान की बजाय इन्होंने अफगानिस्तान सीमा होते हुए भारत की सीमा का रुख कर लिया और भारत के अंदर बड़े ही कम हाइट पर उड़ाना शुरू किया ताकि रेडार को ये चकमा दे सके। इसके बाद अब ये भारतीय सीमा में दाखिल हो जाते हैं और भारतीय सीमा में दाखिल होने के बाद अब ये उस वक्त के बॉम्बे यानी कि मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। इन दोनों की पहले से प्लानिंग थी कि मुंबई से या बॉम्बे से 80 किलोमीटर दूर 2 लोग इनको नीचे से इशारा करेंगे, एक तय जगह थी, और उसके बाद ये प्लेन लैंड करेंगे एक सुनसान जगह पर, और इशारा करनी थी साड़ी, ग्रीन और व्हाइट रंग की साड़ी से, ग्रीन और रेड कलर की साड़ी से। अब ये उस जगह पे ऊपर से प्लेन से देख रहे हैं, नीचे वो कोई निशान नहीं, कोई बंदा नहीं, क्या करें। इसी दौरान में इनके फ्यूल खत्म हो गए। जो फ्यूल खत्म हो गए तो इनको मजबूरी में नीचे उतरना पड़ा, लेकिन नीचे उतरते उतरते जो प्लेन का नोज था वो जमीन से टकरा गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आगे को कुछ प्लेन को नुकसान हुआ। प्लेन में आग लगने का खतरा था, लेकिन दोनों किसी तरह प्लेन से बाहर आ गए। अब जब प्लेन नीचे उतरा इस तरीके से तो आसपास की बस्ती के लोगों ने देखा, वो भाग कर आए, भीड़ जमा हो गई वैसी प्लेन देखने के लिए भी।
तो अब ये दोनों नीचे किसी तरह से उतर कर जान बचा कर बाहर आते हैं। अब दोनों विदेशी गांव वाले उनको देखते हैं, तब तक भीड़ जो है उन दोनों को पकड़कर फिर पुलिस के पास ले जाती है, नजदीकी थाने में। और वो एक दापोली पुलिस स्टेशन था, वहां इन दोनों को ले जाते हैं। अब पुलिस उन दोनों को देखती है, पूछताछ करती है, तो ये कहते हैं कि हम अमृतसर से हम लोगों ने एक उड़ान भरी है, हमारा फ्यूल खत्म हो गया और ये क्रैश कर गया एक तरह से। तो पुलिस के साथ वो वापस मौके पर जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसमें आग न लग जाए, कुछ जरूरी सामान निकालेंगे। और उस प्लेन के अंदर उस वक्त करीब 700-800 स्विस घड़ियां थी, बहुत महंगी, जो वो इंडिया में खपाने के लिए आए थे। वहां भीड़ और पुलिस की मौजूदगी में वो बैग अंदर प्लेन के अंदर घुसते हैं और चोरी छुपे वो सारे बैग में वो सारी घड़ियां मड़ियां भर लेते हैं। और उसके बाद ये पुलिस के साथ निकलते हैं। अब चूंकि मामला एक विदेशी का था, प्लेन लैंड किया, पुलिस दोनों को अदालत के सामने पेश करती है, मजिस्ट्रेट के सामने, डिस्ट्रिक्ट डीएम के सामने। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी वो वही कहानी सुनाते हैं कि हम लोग अमृतसर से आए थे और ये था। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे प्लेन की निगरानी सुरक्षा के लिए आप पुलिस वालों को कह दीजिए। तो डीएम भी कहते हैं कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं। वो आदेश दे देते हैं, भैया प्लेन को घेर के रखो जब तक कि वो मरम्मत ना हो जाए। और इन दोनों को वो कहते हैं ठीक है आप जाइए। और दोनों वहां से वो बैग में तमाम घड़ियां वड़ियां लेके चंपत हो जाते हैं और बस पकड़ के सीधे अब मुंबई पहुंच जाते हैं। उन्हें पता था कि अब इस प्लेन का खुलासा थोड़ी देर में हो जाएगा। ये दोनों इसी तरह भागकर सेंटा क्रूज पहुंचते हैं मुंबई, और वहां से फर्जी पासपोर्ट पर दोनों पाकिस्तान की एक फ्लाइट में चढ़ जाते हैं। और पाकिस्तान की फ्लाइट में चढ़ने के बाद भारत से निकल जाते हैं। अब उनके निकलने के बाद अगले दिन कुछ अखबारों में खबर छपती है, तो पता चलता है कि एक संदिग्ध प्लेन यहाँ पे उतरा है। फिर जब छानबीन होती है तो पता चलता है ना अमृतसर से ऐसी कोई किसी प्लेन ने उड़ान नहीं भरी। अब इससे बड़ा होता है कि हमारे भारतीय वायु सीमा में, एयर स्पेस में कोई प्लेन यूं घुसा है और किसी को पता नहीं। उस वक्त पार्लियामेंट में भी इसको लेकर हंगामा होता है, क्योंकि सुरक्षा में घोर लापरवाही थी। लेकिन प्लेन किसका था अभी भी राज है। अब ये दोनों पाकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान से फिर ये लोग लंदन चले जाते हैं। लेकिन लंदन पहुंचते पहुंचते होता क्या है कि इसमें से जो मेन पायलट था कैप्टन मैकलिस्टर, उसका ईमान जाग जाता है। वो स्विस एम्बेसी पहुंचता है लंदन में, और वहां जाकर कहता है कि मेरा जो को पायलट था वो असल में एक स्मगलर था, और उसका असली नाम जॉन फिल्बी नहीं बल्कि उसका असली नाम हैली है। वही हैली जो भारत को 2 बार चकमा देकर भारत से भाग चुका, डेनियल हैली वेलकॉट। अब जब ये खबर मिलती है तो फिर लंदन में हैली को रोक लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। अब भारत खबर आती है तो पता चलता है कि ये प्लेन से और उसने बता दिया था कि हमने भारत में मुंबई के पास एक प्लेन लैंड किया, स्मगलिंग के लिए जा रहे थे। तो अब उसके बाद इंडियन अथॉरिटी को पता चली। यहां से फिर एक टीम गई पुलिस की लंदन जाने के बाद वहां उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि हाँ ये वही आदमी है जो तिहाड़ जेल से भागा, बेल आउट किया है और उसके बाद इस तरह से प्लेन लैंड किया। लेकिन बहुत सारी उस वक्त चीजें थी, सारी जानकारी तो मिली पर उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए, वापस आ गए। धीरे धीरे वक्त बीता। वक्त बीतने के बाद ये अपने उसी तरीके से जो इसका धंधा था तस्करी का, उसमें लगा रहा। करते करते फिर कुछ साल बीत गए। कुछ साल के बाद ये एक बार श्रीलंका में ऐसे ही स्मगलिंग के सामान को खपाने पहुंचा था हैली। वहां पहुंचाने के बाद उसने कहा कि चलो अब यहां से कुछ चेन्नई पहुंचते हैं और वहां सामान पहुंचाते हैं। तो श्रीलंका से ये चेन्नई पहुंच गया माल को खपाने के लिए, स्मगलिंग के इत्तेफाक से मुखबिरी हो गई और चेन्नई में ये पकड़ा गया। जब चेन्नई में पकड़ा गया तो पता चला कि ये तो वही हैली है जो हमारे 2 बार चकमा दे चुका है एजेंसियों को। अब उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, मुकदमा चला। पुराने जुर्मों को और नए जुर्मों को क्रॉस जो उसने बॉर्डर किया था फेक पासपोर्ट पे और स्मगलिंग के सारे धाराएं लगाई गई और फिर उसे 7 साल की सजा सुनाई गई, 7 ईयर। इस दौरान उसने कई बार बेल एप्लीकेशन मूव किया, लेकिन पुराना इतिहास देखते हुए उसको जमानत नहीं मिली। 7 साल तक वो जेल में रहा। कहते हैं कि जेल में रहने के दौरान उसने कई लोगों से कहा कि मैं असल में CIA का आदमी हूं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी। 7 साल के बाद केस खत्म हो गया और उसे रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद वो यहां से 2 अगस्त 1967 को ये पकड़ाया था, जब 7 साल की सजा हुई थी। और उसके बाद फिर सजा पूरी करने के बाद ये चला गया। उसका केस यहीं क्लोज हो गया। लेकिन उसको लेके हमेशा ये कहानियां हुई कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जो प्लेन लेकर आया और ये स्मगलिंग करता था, राजा महाराजाओं को हथियार देता था, बड़े बड़े लोगों के साथ सांठगांठ थी, किसी भी देश में यूं घुस जाता था। तो आखिर तक ये पहले ही सुलझ नहीं पाई। लेकिन कहते हैं कि वो उसका ताल्लुक किसी ना किसी खुफिया एजेंसी से था, खासतौर पर CIA के लिए शायद वो काम करता था। 2000 में आखिरकार, बाद में कहते हैं कि वो ड्रग्स की तस्करी में भी शामिल हो गया था। 2000 में अमेरिका में
राइवल गैंग के साथ, किसी ड्रग्स के गैंग के साथ एक शूट आउट हुआ जिसमें हेली को गोली लगी और उसकी मौत हो गई 2000 में। तो 2000 में उसकी मौत हो गई। लेकिन आज भी ये पहेली एक पहेली है कि तिहाड़ से भागने वाला, क्योंकि बेल जम करने वाला वो शायद देश का पहला था, और तिहाड़ के ऊपर प्लेन घुमाकर 3 चक्कर में सिगरेट और चॉकलेट गिराने वाला, बरसाने वाला, उसकी असलियत क्या थी? वो वाकई एक एयरलाइंस कंपनी का मालिक था? वो वाकई एक अमेरिका का सबसे जो बड़ा कहते हैं यहाँ पे एक स्मगलर था, या फिर जासूस था, एजेंट था? इस सच्चाई से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया। तो ये थी वो कहानी